अख लड़ी बदो बदी, अख लड़ी बदो बदी। चाची बहुत ही चेजेबाज खातून थी। अच्छा। चाची मुंह में पान और वो सारा एक करैक्टर थी बड़ी चाची की, और उनकी जो जुगतबाजी चलती थी और हंस हंस के हम लोग लोट और पोट हो रहे होते थे कि चाची, और चाची ने किसी को नहीं बख्शना। फिर चाची के साथ अमजद अमानत अली साहब, बब्बू बराल मेरे बड़ी थे। मैं कई साल तक रोजाना ड्रामा खत्म करके मोटरसाइकिल पे बिठा के तो उन्हें हीरा मंडी लेके जाता था। वहाँ उनके रागों की बातें और ये जुगत जो है वो लाजमी। वो बैठे हुए थे मरातब अली। मरातब अली अब सबको पता है कि वो उनकी हाइट छोटी है जी, तो उन्होंने काला शलवार कुर्ता और ऊपर सिंधी अजरक और ऊपर टोपी पहनी हुई थी। तो किसी ने बाग साहब को कहा कि देखें मरातब अली को देखें, तो उन्होंने ऐसे देखा, उन्होंने कहा तौबा जिमें जीरो दा डाकू हुंदा। अच्छा लगा मेरी मोटरसाइकिल ना यार, अच्छा लगा। नहीं खान साहब दसो की एक्सपीरियंस होया था। खान साहब कहते यार चला तू रहे ऐसे कट्टा मेरे मुंह तो पै रहे। उस्ताद जो होते हैं वो तवाइफ के घर का खाना तक नहीं खाते। उस्ताद की वैल्यू जो है वो तवाइफ के नज़र में एक बाप से ज़्यादा होती है। ये हिजड़ा जो है अमूमन तवाइफों का वो भाई होता है जो बहुत सारी तवाइफों में रह के बन के होता है। बन के जी। ये प्लीज़ आप जी वो ऐसा शुरू उसका तमाशबीन है, इख्तिताम उसका दलाल है। पहले वो अपने पैसे पे तमाशबीन नहीं करता है, फिर वो अपने दोस्तों को इंसिस्ट करता है कि आओ मेरे साथ चलो मैं तुम्हें तमाशबीन नहीं कराऊँ। फिर वो दोस्तों को लाना शुरू होता है। जब दोस्तों को लाना शुरू होता है तो फिर उनके पैसे पे खुद अयाशी करना शुरू हो जाता है। फिर जब उसकी बेटी पैदा हो जाती है वहाँ पे, तो वो तवाइफ उसको कहती है कि अब हम खाएंगे कहाँ से अगर ये काम नहीं करेगी। वो फिर पिंप बनता है, वो दलाल बन जाता है, वो अपनी बेटियों की दलाली शुरू कर देता है। लेकिन होता वो उसका आगाज़ वही होता है, वो कोई अच्छा इंडस्ट्रियलिस्ट था या वो कोई शॉपकीपर था या कोई बिजनेसमैन था, वो था नहीं। वो दलाल जो लड़का है ना उसकी बहुत ही वीवीआईपी लाइफ होती है। अच्छा। बड़े बड़े उड़ने वाले जहाज, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बड़े बड़े अच्छे कपड़े और बड़ा ये वो कमाल बातें लड़के की ये लाइफ है। और लड़की को जो 12 साल तक होती है ना, वो लड़की बिल्कुल मैली कुचैली गंदी मंदी, बिल्कुल इग्नोर्ड। और आफ्टर 12 ये जो मेरी नज़र से गुजरे हैं उस 2 सालों में, आफ्टर 12 एकदम से उस लड़की के नाक में एक नतली आती है और उसकी कटिंग वटिंग फैशन फूशन एकदम से वो लड़की 360 चेंज हो जाती है। अब वो जो लड़के होते हैं उनकी लाइफ बिल्कुल, इन दोनों की लाइफ आपस में एक्सचेंज होती है। वो बिल्कुल रह जाते हैं, वो ग्रो कर जाती है। मैं हूं ताहिर सरमीर और आप देख रहे हैं मीर टाकीज। मेरे साथ हस्बे रवायत है नईम वजीर साहब। नईम भाई, शो आप करते हैं कि वहाँ ख़ानदानी रौसा जो थे वो कितनी तादाद में आते थे, और ये जो वारदाती जो ब्लैक मनी होती थी, लूट मार जेब कुतरे डाकू ये वो कातल, उनकी क्या कोई रेशो आप डिसाइड कर सकें? सर ये जो मैंने देखा है, एक पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम है इस वक्त माशाल्लाह, अब बड़े इतनी बड़ी दाढ़ी रखी हुई है उन्होंने और बड़े नेक इंसान है। मैंने पहली दफ़ा शक्ति फिल्म का गाना जाने कैसे कब कहाँ इकरार हो गया, हाँ हम सोचते ही रह गए प्यार हो गया, ये उनको मैंने देखा था कि ही वॉज ड्रंक। रात को 1 बजे का टाइम था और ये सिटी सिनेमा के बाहर चारों शीशे खोल के गाड़ी के और ये गाना लगा के वहीं घुमाई जा रहे थे। अच्छा। हम किसी शादी से वापस आए थे। किसके पीछे आए हुए थे ये आई डोंट नो किसके पीछे थे, लेकिन वो मैं कोई आधा घंटा वो मतलब हम शादी से आए थे तो वो रिक्शे वालों को पैसे देने और ये वो सारा, और हम तो टिब्बी थाना के जो अहलकार थे हरकत में नहीं आए? सर नहीं, ये यूसुफ सलाउद्दीन की वो जो घर से आप हवेली से निकल के वो आगे जब वो घाटी सी है ना, ये उसके घाटी और सिनेमा के दरमियान में ये गाड़ी घूम रही थी अंधेरे के अंदर। नहीं तो ये मियां साहब दे कोल ते अपना टैक्सी होते उन्होंने तो नहीं सुना रहे होंगे ना? वो खुद कौन मस्ती में कौन थे वो सर बहुत बड़ा नाम है, मतलब अब मैं क्या करूं, किसी का वो हो गया। मैं आपको अपना एक वाकया सुनाता हूं कि मेरे दोस्त हैं। अच्छा, मुझे ये वाकया भी सुनाइएगा और मेरा सवाल भी फ्रेम कर लें कि उस बाजार की एक रवायत है
जो संजय लीला बलसाली की वेब सीरीज में बिल्कुल नहीं दिखाई गई। एक तो उन्होंने जो है ख्वाजा सरा को वो दिखा दिया है, पिंप दिखा दिया है, और उसको उस्ताद भी कहा है। उस्ताद सफरदा वो और लोग थे, लोग ख्वाजा सरा और होते हैं, ख्वाजा सरा और होते हैं। और एक है कि उस बाजार में जो मेरी भी ऑब्जर्वेशन है, मैं गया हूँ वहाँ, जुगत जो है, जुगत हंसी खेल मजाक और खाने वाने, ये एक खास जो है दो चीजें जो हैं, इन पे भी आपने हाशिया खींचना है। पहले वो बात बताइए। मैं आपको बता रहा था कि मेरे दोस्त लॉ कर रहे थे, तो मुझे कॉल आई उनकी कि यार हम ना आप मतलब ग्राउंड लाइन थी उस वक्त, मोबाइल थे नहीं, तो वो मेरे घर के आगे एक गाड़ी रुकी आके, तो मैंने देखा कौन है, तो वो मेरे दोस्त उतरे चांद, एक साथ उनके प्रोफेसर थे लॉ कॉलेज के, कायदे-ए-आज़म लॉ कॉलेज। तो वो आए, मैंने कहा हाँ किधर आए हो, तो कहते यार हमारे प्रोफेसर ने ना हीरा मंडी देखनी है। तो हमने कहा कि हमारा दोस्त एक भाटी में रहता है तो हम उसके पास चलते हैं। मैं कहा मैं तो खुद कभी नहीं गया। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं चलो हमारे साथ चलो। मैंने कहा यार मैं तो मतलब आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन, मैं तो कभी नहीं जाता हीरा मंडी। तो उन्होंने कहा कि नहीं तुम्हारे साथ चलो। तो मैंने घर बताया कि मेरे दोस्त आए हैं तो मैं इनको लेके ज़रा जा रहा हूँ खाना खाने के लिए। तो उन्होंने कहा ठीक है चले। अब हम लोग चले गए, तो वो जहाँ पे अंजुमन और गोरी का वो मोती महल एक जगह थी जहाँ ऑफिस कोठा होता था, ऑफिस या कोठा जिसको ऑफिस कहते थे, तो उस एरिया में हम लोग फिर रहे थे, क्योंकि प्रोफेसर साहब ने कहा कि मुझे पता चला कि अंजुमन भी यहाँ कहीं होती थी, तो हमने पूछा तो हम वहाँ पे जाए, तो आगे पुलिस की एक पूरा बैरियर लगा हुआ था, तो हम लोग सारे सूट पहने हुए, तो हम वैसे पहुँचे हैं तो हम डर गए। तो पुलिस वालों ने मैं कहा आ जाए कोई बात नहीं, गुजर जाए। तो हम वहीं से वापस हो गए सारे। तो प्रोफेसर साहब कांपना शुरू हो गए कि यार ये क्या हो। तो हम एक चोर गली से निकल के तो वहाँ से निकले और बड़ी मुश्किल खौफजदा होकर निकले। तो हमें तब पता चला कि पुलिस रोकती नहीं है, मतलब दैट इज़ अलाउड कि आप वहाँ करें। तो ये मेरा एक एक्सपीरियंस वहाँ हुआ दोस्तों के साथ जाने का, बट गाना वाना सुनने का तो खैर कभी नहीं हुआ। दूसरा आपने जो बात की ये जो जुगत, मुझे सेग्रीगेशन पे आ रहा हूँ। बंसाली की फिल्म में जो सबसे ज़्यादा इग्नोर्ड बात है लाहौर हीरा मंडी की। मुझे नहीं पता, मैंने लखनऊ की नहीं देखी, मैंने आगरा की हीरा मंडी नहीं देखी, मैंने लाहौर की हीरा मंडी बहुत दफ़ा देखी है। तो उसमें जुगत की जो ट्रेडिशन है, अभी हम सफदर चौल साहब की बात कर रहे थे। सफदर चौल अल्लाह जन्नत नसीब करे, एक बहुत म्यूजिक के एक हर दिल अजीज कैरेक्टर थे सर, बहुत अच्छा गाते थे, गाते भी थे। मुझे याद है कि सफदर चौल साहब से पहले आप वो बात बताएं जो चले पहले सफदर चौल साहब का जिक्र हो जाए। सफदर साहब जो थे, मैं एक दफ़ा अपने वाले साहब को दबा रहा था, तो एकदम से रेडियो पे अनाउंस हुआ कि रेडियो इंडिया से कि अब आपको फ़लाँ राग पेश करेंगे सफदर हुसैन। तो अबू ने कहा कि वो एक आवाज़ खोलो। तो मैंने कहा सफदर हुसैन कौन है इंडिया में जो क्लासिकल गाते हैं? तो उन्होंने मुझे बताया कि यार वो सफदर तेरा चाचा सफदर नहीं, किड़े सफदर यार, वो सफदर तो प्यार ना सफदर चौल नहीं कहते। तो अब वो जब गाना लगाया, इतना अच्छा गाया, मुझे राग नहीं याद, और इतना अच्छा गाए कि अबू ने कहा कि यार मिलना जिथे नजर आवे ना तुम मेरा मैसेज देना है कि नहीं। तो इंडिया से कैसे गा रहे थे वो, किस जमाने की बात कर रहे हैं? ये मैं आपको बता रहा हूँ 80s की, 80-90 की बात है। ये इंडिया में गा के आए थे रेडियो से। अच्छा, यानी उनका पूरा नाम सफदर हुसैन था? सफदर हुसैन, और प्यार से उन्हें सफदर चौल भी कहा सर। गया। वो इंसान थे जो इन्होंने इमानत अली फतेह अली खान साहब पटियाला घराने वाले, अल्लाह ताला उनको उरी के रहमत, आमीन आमीन, उनके साथ टाइम गुजारा, उनके बड़े करीबियों में से थे और खुद बहुत अच्छा गाते थे। उस्ताद हामिद साहब के जो हैं ब्रदर इन लॉ भी थे ना? जी, ब्रदर इन लॉ थे और बड़े लाइक आदमी। और मुझे ये अंदाज़ा है और ये सीना बसीना बातें पहुंची हैं, उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब की भी उनसे बड़ी मोहब्बत थी, तो वो मोहब्बत और चेज़े के लिए उन्हें अमेरिका भी ले गए। जी, वो सफदर साहब की एक्चुअली वो थे कंपनी मैन थे। अच्छा। वो बैठते थे और मैंने उनको खुद देखा है कि वो बड़े बड़े फनकारों को उनके मुंह पे कह देते थे कि ये फलां चीज़ आपने ठीक नहीं गाई, तो सही होती थी। हाँ जी, सही होती थी। उनका इल्म कसब वाले आदमी थे, क्योंकि उन्होंने उस असातिज़ा के साथ टाइम गुजारा हुआ था। तो वो एक मुझे याद है कि हीरा मंडी के अंदर एक बड़ी सी तस्वीर लगी होती थी एक फोटोग्राफर की शॉप पे, जिसमें सफदर साहब और लता जी खड़े हैं। तो सफदर साहब आप मिले हैं ना, ताहिर सरवर मीर साहब, तो वो आपको लेके, चाहे आप 3 सड़क दूर हैं, वो आपको ले जाके दिखाते थे कि अब तेरे चाचा की फ़ोटो कैसी लगी, किसे दिखी पूरे लता के साथ तस्वीर, उन्होंने वो फोटोग्राफर की दुकान पे लगाई। अच्छा, वो देखे कि मुझे ये भी लोगों ने बताया है यूके में, इंग्लैंड में, कि मदन मोहन साहब और उस्ताद अमानत अली खान
की बड़ी दोस्ती थी, बहुत वो मुलाकातें नहीं, दोनों कितने बड़े फनकार। अच्छा, अब हम दोबारा उस बाजार पे और हीरा मंडी पे आते हैं। मैं आपको वो सेग्रीगेशन ये बताएं, वो जो पॉइंट है कि जो जुगत उस बाजार की ट्रेडिशन है और वो वहाँ रहने वाले जो लोग हैं, अगर चंद आपको किससे याद भी हो। मैं बताता हूँ जी। हम लोग नोहा बनाते थे ना, तो एक खातून थी, अल्लाह ताला उनको गरीक रहमत करे, आमीन, चाची छानो। चाची छानो उनको इसलिए कहते हैं कि एक हमारे पाकिस्तान के सिंगर थे मुजफ्फर अली ने मेरे अब्बू के फिल्म्स के लिए गाने भी गाए हैं शुरू में। बहुत अच्छे फर्नीचर के आर्टिस्ट थे। ये आपकी जो सिंगर थी ना, अतिया मुजफ्फर, इसके वालिद। अच्छा। तो चाची छानो जो थी वो अतिया मुजफ्फर की वालदा थी। वो उसी बाज़ार की रहने वाली खातून थी और बड़ी ही नस्तालीक खातून और बहुत ही अच्छी ज़रफ़ की मालका, और चाची बहुत ही चेज़ेबाज खातून थी। अच्छा। हम जो नोखा बनाते थे मुहर्रम के लिए, तो वो चाची ने एक ड्यूटी ली हुई थी कि पहले मुहर्रम से उनके घर में नोखा बनना शुरू हो जाता और 5 मुहर्रम तक वहाँ तैयारी होती थी नोखे। ठीक, तो वो नोखा भी बनता था, तो चाची को ऑब्ज़र्व करने का मौका भी मिलता था। चाची मुंह में पान और वो सारा एक करैक्टर थी चाची छानो। तो बड़ी खूबसूरत और बहुत ही प्यार करने वाली और बहुत ही किसी, मतलब आप अगर लोग कहते हैं ना कि इस बाज़ार की औरतें, तो मैं कहूँगा कि चाची छानो एक माँ की तरह की खातून थी। वाह, बड़ी अच्छी खातून। लेकिन चाची का एक जो जुगत की आपने बात की ना, चाची के गिर्द एक करैक्टर होता था, मन्नो साहब तबला बजाते थे और चाची ने उनको बुला लेना। अब चाची की और उनकी जो जुगतबाजी चलती थी और हंस के हम लोग लोट और पोट हो रहे होते थे कि चाची ने किसी को नहीं बख्शना। फिर चाची के साथ जो और मजाक करते थे वो थे अमजद अमानत अली साहब, असद अमानत अली साहब के बड़े भाई। वो उनका भी बड़ा मजाक था कि चाची ने किसी को बख्शना नहीं होता था। चाची बुनियादी तौर पे कौन थी? मुगन्निया थी। चाची मुगन्निया थी, वहीं के एक करैक्टर थी। और चूंकि उन्होंने शादी कर ली थी, मुजफ्फर साहब फर्नीचर के बहुत बड़े। नहीं भाई, ये मैंने ये सीना बसीना ये पहुंची है बात कि बहुत सारे आर्टिस्ट जो हैं, बब्बू बराल मेरे बड़ी थे, मैं कई साल तक रोज़ाना ड्रामा ख़त्म करके मोटरसाइकिल पे बिठा के तो उन्हें हीरा मंडी लेके जाता था। वहाँ उनके कज़न थे, दुनिया से चले गए, परवेज़ जुगनू, ढोलक भी बजाते थे। हाँ, मैं मिला हूँ चाचा जुगनू कॉमेडियन थे, बड़े अच्छे फिल्म कॉमेडियन भी थे। और इनके शागिर्द थे पप्पू खानू सम्राट के जो वालिद साहब थे, वो डांसर कोरियोग्राफर बड़े अच्छे थे। हाँ, और पलकों की छांव में उनका कोरियोग्राफी, उन्हें अवार्ड भी मिला था। तो उनकी वहाँ खोली और बैठक थी, वहाँ उन्होंने उसमें दिलीप कुमार साहब की तस्वीर लगाई होती थी और लता जी की तस्वीर, और वो यहाँ बहुत मशहूर सिंगर यानी मैडम नूर जहाँ के बारे में दबे लफ्जों में कहते, पुत्र बस छड़ते पंडोरे आकार ते ये वो फलां, और लता जी और दिलीप कुमार साहब को वो बड़ा आइडलाइज करते थे। और हीरा मंडी में कई वहाँ बहुत सारे सप्रदाओं की महफिलें, उसमें गाना बजाना, रागों की बातें और ये जुगत जो है वो लाजमी। एक मुझे जुगत याद आ रही है बड़ी, वो जो आशूरा के दिनों में सारे म्यूजिशियन और ये वो इमाम का वो याद में उन करबला की वालों की याद में जो सारा वो सिलसिला होता है, तो उसमें एक मोटरसाइकिल पे वो बैठे हुए थे मरातब अली। अब सबको पता है कि वो उनकी हाइट छोटी है, तो उन्होंने काला शलवार कुर्ता और ऊपर सिंधी अजरक और ऊपर टोपी पहनी हुई थी। तो किसी ने बाग साहब को कहा कि देखें मरातब अली को देखें, तो उन्होंने ऐसे देखा, उन्होंने कहा तौबा जिमें जीरो का डाकू होता है। उन्हीं का एक वाकया है मुरातब साहब को अहमद अली खान साहब ने कहा कि यार मैं घर जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि खान साहब आओ मैं तन ला देना। तो खान साहब ने कहा नहीं यार तू रहने दे। उन्होंने कहा नहीं खान साहब मैं तुम मोटरसाइकिल तो मैं नवी लीती, आ जाओ बैठ जाओ। खान साहब बैठ के तो खान साहब ने घर लाया, तो उन्होंने तारीफ कराना चाह रहे हैं कि खान साहब कैसा लगा मेरी मोटरसाइकिल? कहना यार अच्छा लगा। नहीं खान साहब दसो की एक्सपीरियंस होया था? खान साहब कहते नहीं यार चला तू रहे ऐसे कट्टा मेरे मुंह तो पै रहे। अब जुगत कल्चर की मैं आपको बात सुन। जी प्लीज। हीरा मंडी लाहौर में ना एक ताजमहल स्वीट्स, हाँ, अली पार्क के बिल्कुल ऑपोजिट, रोशनाई गेट के पास और फूड स्ट्रीट से बिल्कुल मुत्तसिल।
वहाँ पे एक कल्चर का बहुत बड़ा हिस्सा, उसकी कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ी है ताहिर भाई जी। वो शेख साहब, शेख अकरम साहब और शेख असलम साहब 2 भाई थे जिनकी वो शॉप थी। वहाँ सर कौन बैठता था रात को? उस्ताद फ़तेह अली खान साहब पटियाले वाले, वाह, उस्ताद अमजद अमानत अली साहब, वाह, परवेज़ मेहदी साहब, रियाज अली इम्तियाज़ अली, क्या बात। मतलब इस तरह हुसैन बख्श साहब, हुसैन बख्श साहब। जिस आर्टिस्ट ने जाके आर्टिस्टों की महफिल को एंजॉय करना ना, तो वो ताजमहल में पहुंच जाता। वाह। और अब वहाँ पे जो मिठाई, वही वो जो सीढ़ियाँ बना के लगी होती हैं, वो मिठाई लगी हुई है, वो गाजर का हलवा और वो दाल का हलवा चल रहा है, और अंदर उन्होंने अमरतियाँ पैया ने, आर्टिस्ट अंदर बैठे हुए हैं। वाह। और वहाँ पे जो जुगत, जिस किस्म की जुगत चलती थी, वो जुगतें लतीफ़े बन गई हैं। वाह। जैसे कदोहा की एक जुगत है, कदोहा आ गए वहाँ पे सारे आर्टिस्ट। कदोहा एक बहुत आला म्यूजिक डायरेक्टर, कदोहा एक बड़े आला इंसान थे, वो ऐसे इंसान हुए हैं कि जिनकी जुगत जो है उसका लतीफ़ा बन गया है। लतीफ़ा बन, बिल्कुल। उनकी इतनी बड़ी कंट्रीब्यूशन है मज़ाब में। अमानुल्लाह साहब जो हैं वो उनके पास बैठ के उनकी चीज़ें रिकॉर्ड कर लिया करते थे। इसी तरह मैं बताना चाह रहा था कि मनव्वर ज़रीफ, किंग ऑफ कॉमेडी मनव्वर ज़रीफ साहब हीरा मंडी में बहुत सारा वक्त गुजारते थे जो उनके पास अवेलेबल होता था, ताकि उधर जुगत की और बात की नेट प्रैक्टिस जो है वो की जा सके। प्लीज। और एक ताजमहल में ये जुगत का बड़ा सिलसिला चलता था, आर्टिस्ट सारे वहाँ इकट्ठे होते थे, रात को इनकी एक पूरी महफिल होती थी जिसमें फ़न, उर्दू वाला फ़न, इंग्लिश वाला फ़न, जुगत, इज़्ज़त व तकरीम। फंक्शन से वापस आते थे, वहाँ आते थे, बड़े लोग जो बैठे होते थे उनको पाँव को हाथ लगाते थे, उनको नज़र देते थे कि सारा मैं फंक्शन पे गया था, फ़तेह अली खान साहब बैठे हैं, उनको चाय पिला रहे, कोई बंद मक्खन खिला रहा है, कोई कुछ कर रहा है, अहमद अली खान साहब, ये सारे लोग वहाँ बैठते थे। वो एक ऐसी जगह थी कि आपको लगता था कि यार ये हीरा मंडी में एक ऐसा एक कॉर्नर है जहाँ पे आप उन लोगों को मिल सकते हैं जिनको आप स्टेज तक ही देखते हैं, उनके रसाई नहीं है आपकी। और ये लोग बिल्कुल डाउन टू अर्थ वहाँ बैठे हुए हैं और चाय पी रहे हैं आपके साथ बैठे, मिठाई की दुकान पर। और वहीं पर वो जुगत कद्दो साहब आ गए, उन्होंने बूटी पी हुई थी पांग, तो आके तो उन्होंने वो सीढ़ियाँ देखनी शुरू कर दी, वो जो उन्होंने थाल जोड़ जोड़ के बनाई होती ना, कलरफुल। तो वो खड़े हो गए, तो वो शेख असलम साहब भी वो मज़ेदार आ गए, तो कदो हाँ जी की गल है, की दिल कर रहे हैं। तो वो तो आर्टिस्ट के अंदर एक खुददारी तो होती है ना, और उनको ये नहीं कह रहे कि मैं मुझे दें खाने के लिए। और ये आर्टिस्ट जितने बैठते थे, ये इसलिए नहीं बैठते थे कि मुफ्त में मिठाई खाएंगे, ये पैसे दे के अपनी चाय पीते थे, जाहिर है पैसे दे के वहाँ से खा रहे होते थे, क्योंकि ये वज़ादार लोग थे, आर्टिस्ट खुददार लोग। अब वो उनको कह रहे क्या दिल कर रहा है, कहता नहीं कुछ नहीं। अब उसने कहा नहीं कुछ तो दिल कर रहा है, दसो ना, तब कह नहीं पा रहे। तो अब उसने कहा कदो हाँ जी अपने स्टाइल च दस दो की दिल कर रहा है। कहते मेरा दिल करता है ताड़ियाँ पौड़ियाँ नहीं सारियाँ दंदा पार चढ़ जावा। एक वाकया मुझे भी याद आया कि ये हीरा मंडी जो संजय लीला बलसाली और जो असल हीरा मंडी है लाहौर की, उसकी एक ट्रेडिशन में ही ये सारे सिलसिले जो है वो चल रहे हैं कि भाग साहब निसार हुसैन भाग साहब ताफो साहब के, क्या बात है, वो भाई थे, बहुत बड़े, और ताफो साहब बड़े भाई थे, भाग साहब उनसे छोटे। तो पहली तो बात ये कहने कि जी भाग साहब ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਵੱਡਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਤਾਫੋ ਸਾਹਿਬ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਕੌਣ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹੈਗੇ ਤੇ ਤਾਫੋ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਵੱਡੇ ਨੇ, लेकिन अपने काम तो हिसाब ना लो मैं बड़ा। एक तो बात ये, फिर भाग साहब जब फौत हो गए, इस दुनिया से चले गए, तो टिब्बी थाना और हवेली के दरमियान जो एम अशरफ साहब और अरशद साहब का जो घर है, उस दरमियान में एक स्कूल है। तो वो एक वहाँ प्रेमिसेस ऐसा है जहाँ खुशी हो या गम हो तो वो स्कूल का जो सहन है या प्रेमिसेस है वहाँ वो। तो जब भाग साहब फौत हो गए, नहीं भाई उस स्कूल में ही भाग साहब का जो नमाज जनाजा था वहीं अदा हुआ। तो सारे खड़े थे, डाडू, बल्लू साहब, ये अरशद भाई, सारे। तो आपस में भाग साहब की बातें हो रही थी। भाग साहब की बातें होने गई थी कि ये भाग साहब यहीं खड़े थे और किसी की जंज थी, किसी की बारात थी, तो बाहर से भांड आ गए, तो बिजीवे पे भाग साहब वाह 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 वाह, ये वो सलाम दुआई। उन्होंने कहा जी दूल्हा कितने बैठा है? तो अब स्कूल था, तो कहते जी इधर शशम एज। तो ये उस बाजार की
हीरा मंडी की जो रवायत है जो बंसाली साहब की फिल्म में कहीं नजर नहीं आई। अगर देखें एक वो हमारे फेवरेट हैं नईम भाई भी, जाहिर है उन्हें आर्ट लवर है, पसंद करते हैं, नो डाउट, तो उनका बड़ा काम हम जो एडमायर करते हैं। लेकिन बंसाली साहब की फिल्म में ये एक फैक्टर मिस रहा कि उस पूरी कहानी में जितनी भी मुगन्नियाएँ, तवाइफ़ें और वो जो भी उस्ताद वगैरह वो दिखाए गए, उनमें लाहौर और ख़ास तौर पे इस हीरा मंडी की ये ट्रेडिशन जो है वो इग्नोर थी। जी बिल्कुल। मैं अब आपकी उस बात पे आता हूँ जो आप कहते हैं कि उन्होंने उस्ताद को एक हिजड़ा और दूसरा वो उसको पिम्प दिखाया। अब ये तीनों करैक्टर अलग हैं। उस्ताद जो होते हैं वो तवाइफ के घर का खाना तक नहीं खाते। उस्ताद की वैल्यू जो है वो तवाइफ के नज़र में एक बाप से ज़्यादा होती है, उनकी रिस्पेक्ट की जाती है। अगर उन्होंने उस्ताद को कोई चीज़ पेश करनी है तो वो उसका खाना, उनके घर में एक करैक्टर होता है तवाइफ़ों के घर में जिसको बहू कहते हैं, जो उन्होंने जिसकी शादी करनी होती है, वो जिस कमरे में बहू रहती है उस कमरे में मेहमान भी नहीं जा सकता, वो सिर्फ़ अपने बहन भाइयों को मिलती है। तो जब उस्तादों के घर में तवाइफ ने कोई चीज़ भेजनी होती है या उस्तादों की घर में कोई शादी है तो इन्होंने अपनी प्रेजेंटेशन भेजनी है या नज़र भेजनी है, तो वो बहू को भेजते हैं कि तुम जाओगे उस्ताद के घर में। वाह। वो पर्दे में पलती है सारी ज़िंदगी, उसको अलाउड नहीं है टू फेस समबडी एल्स, और उसको अलाउड नहीं है कि वो अपने फैशन कर सके। तो वो बिल्कुल एक पर्दे के अंदर पाली हुई लड़की होती है जिसको वो बहू का नाम देते हैं। और इनमें हीरा मंडी के अंदर जो लोग बहुओं की औलाद होते हैं वो अपने आप को टॉप ऑफ द लेवल समझते हैं। वो कहते हैं कि हमारी माँ बहू है, हम उसकी औलाद हैं। तो ये एक कैरेक्टर है। आई डोंट नो उन्होंने इसको किस तरह प्रोडिक्ट किया है या उनको पता ही नहीं चला, उनके राइटर को शायद इसका इल्म नहीं हुआ। और दूसरा मैं आपको बात बताऊं, जो हेजड़े का कैरेक्टर है, हेजड़ा जो है वो उन्होंने चूँकि उसको इसलिए रखा होता है कि वो एक तो उनकी नफासत, उनकी जो अदाएँ हैं वो साथ पास करता रहता है। मतलब जैसे शीशे में देख के हम समझते हैं ना हम अच्छे लग रहे हैं, तो वो उनको बताता है क्योंकि उसके अंदर एक हिस्स होती है जो कि जमालियात। नहीं भाई, बड़ा क्लियर सवाल और क्लियर ही इसका जवाब दीजिएगा कि ये क्या इसलिए भी होता है हिजड़ा क्योंकि ये मर्द नहीं होता, और तवाइफें जो होती हैं जिनकी बाद में नथ उतरवानी होती है वो उससे सिक्योर होती हैं, वो सेफ होती हैं, इसलिए भी हिजड़े जो हैं उनकी आमदोरफ्त वहाँ आसान होती है। और फिर एक और नफ्सियाती और जेनेटिकल सवाल कि हिजड़ा जो है अमूमन तवाइफों का वो भाई होता है जो बहुत सारी तवाइफों में रह के बन के होता है। बन के जी। ये प्लीज आप जी बयान वो ऐसा बहुत सारी हमारी स्टार्स के भाई भी हैं। पहले तो वो बयान करें कि वो हिजड़ा इसलिए होता है कि जो नथ उतरवाई वाला वो प्रोडक्ट, अगर खुदा मतलब देखे ना, अब इसको इंसान सब बराबर होने चाहिए, चाहे वो तवाइफ हो, नॉन तवाइफ हो, कोई भी हो, तो उनकी जो सिक्योर सिचुएशन होती है वो इसलिए भी वो देखें, जो भी बाज़ार में आता है ना वो अपना प्रोडक्ट लेकर आता है और अपने प्रोडक्ट की सेफ्टी, सिक्योरिटी, इस पे बहुत काम किया जाता है। ठीक, आप अगर किसी मल्टीनेशनल की बात करें, वो तो जब अपना मिल्क पैक बनाते हैं तो उसको 7 तह वाले डब्बे के अंदर पैक करके देते हैं। बिल्कुल सही। उसको लाते हैं तो स्टील के ट्रक के अंदर लेकर आते हैं, उसको एक पाइप के थ्रू लेके जाते हैं, बाल्टियों में ले जाकर नहीं डाला जाता। तो इसी तरह उनके पास उनकी प्रोडक्ट वो तवाइफ है जिसने मार्केट में काम करना है, उसकी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए उन्होंने जो अपने लॉक क्रिएट किए हैं, उन्होंने जो उसकी कंपनी, उसको कंपनी भी चाहिए, तो उन्होंने बजाय उसको किसी लड़की की कंपनी देने के उन्होंने उनको हेजड़े की कंपनी दे दी। हेजड़े जो हैं वो चूँकि वो उनका एक मिजाज होता है, उनके अंदर एक ख्वाहिश होती है टू लुक लाइक एन वुमन ना, तो वो अपने एहसासात को उनके साथ शेयर करते हैं और जो अपने अंदर वो ब्यूटीज पैदा करना चाहते हैं वो उनके अंदर वो ब्यूटी को उजागर करते हैं। तो वो उनकी एक साइड पे ट्रेनिंग भी कर रहे होते हैं। ठीक, थर्ड कैरेक्टर आ जाता है हमारा पिंप का। पिंप यानी दलाल, जो दलाल होते हैं, वो जो ग्राहक और क्लाइंट लाता है। दलाल जो होता है वो कोई घर से बन के दलाल नहीं आता, ये दलाल की भी एक प्रोसेस है बनने की, जो मेरी ऑब्जर्वेशन में आई है। बीइंग ए राइटर मैंने चूँकि ऑब्जर्व किया
एक तमाशबीन जो है, शुरू उसका तमाशबीन है, इख्तिताम उसका दलाल है। पहले वो अपने पैसे पे तमाशबीन नहीं करता है, फिर वो अपने दोस्तों को इंसिस्ट करता है कि आओ मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें तमाशबीनी कराऊं। फिर वो दोस्तों को लाना शुरू होता है। जब दोस्तों को लाना शुरू होता है तो फिर उनके पैसे पे खुद अयाशी करना शुरू हो जाता है। फिर जब उसकी बेटी पैदा हो जाती है वहाँ पे, तो वो तवाइफ उसको कहती है कि अब हम खाएंगे कहाँ से अगर ये काम नहीं करेगी, अब इसके लिए भी जाओ लेकर आओ। वो अपनी इज्जत को, क्योंकि घर जाने जगह रहता नहीं, बेटी उधर पैदा हो गई है, अब उस बेटी की क्या करे, वो कोई उससे शादी करने के लिए तैयार नहीं है कि वो तवाइफ की बेटी हो गई। अब उसको कहती कि देखो तुम तवाइफ की बेटी पैदा होगी, तुम तवाइफ के मियाँ हो गए, तुम हो तो गए हो, अब घर चलाने के लिए तुम इसके लिए कुछ करो। वो फिर पिंप बनता है, वो दलाल बन जाता है, वो अपनी बेटियों की दलाली शुरू कर देता है। लेकिन होता वो उसका आगाज़ वही होता है, वो कोई अच्छा इंडस्ट्रियलिस्ट था, या वो कोई शॉपकीपर था, या कोई बिजनेसमैन था, वो था नहीं, वो दलाल नहीं था। अच्छा नहीं भाई, ये रेशो क्या मतलब हर जो दलाल है इसी तरह होता है, या बिल्ली अख वाला बंदा हुंदा है बदीद वे, और फिर वो दलाल बन जाते हैं? लेकिन जो मेरी ऑब्जर्वेशन में लोग आए हैं, ये जो उस बाजार में रहने वाले मेल्स होते हैं, उनमें भी तो कुछ दलाल होते होंगे। देखें, उनमें एक जो है ना, मैंने जो एक्सपेरिमेंट किया वहाँ पे, मुझे वहाँ पे ये नज़र आया कि वो इनकी दो लाइफ होती हैं। बच्चे जो हैं वो 13 साल तक, जो लड़का है ना, उसकी बहुत ही वीवीआईपी लाइफ होती है। अच्छा, बड़े बड़े उड़ने वाले जहाज, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बड़े बड़े अच्छे कपड़े और बड़ा ये वो कमाल बातें बता लड़के की ये लाइफ है। और लड़की को जो 12 साल तक होती है ना, वो लड़की बिल्कुल मैली कुचैली, गंदी मंदी, बिल्कुल इग्नोर्ड। और आफ्टर 12, ये जो मेरी नज़र से गुजरे हैं उस 2 सालों, आफ्टर 12 एकदम से उस लड़की के नाक में एक नतली आती है, और उसकी कटिंग वटिंग, फैशन फूशन, एकदम से वो लड़की 360 चेंज हो जाती है। अब वो जो लड़के होते हैं, उनकी लाइफ बिल्कुल, इन दोनों की लाइफ आपस में एक्सचेंज होती है। वो बिल्कुल रह जाते हैं, वो ग्रो कर जाती है। अब उस लड़के की ज़िंदगी का दारोमदार उस लड़की पे हो जाता है। वो कमाएगी तो वो खाएगा। फिर इनके एक और चीज़ है कि तो ये मेल जो बेचारे फिर 12 साल की उम्र में वो फिर गंदे और बंदे ये इग्नोर्ड होते हैं, वो उनमें कोई दलाल बन जाते होंगे? उनमें नशेई बन जाते हैं। फिर वो ये करते हैं कि उनमें से मैंने ऐसे भी करैक्टर देखे हैं कि जिन्होंने किसी दूसरी तवाइफ से अपनी दोस्ती कर ली, और फिर उसके बिजनेस में उसके साथ जो जैसे आप कह रहे हैं, उसके बिजनेस से बेनिफिट उठाना। अच्छा, जो आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है कि जो समझदार मुगन्नियाँ या तवाइफें होती हैं, या ह्यूमनली बड़ी वो फैमिली ओरिएंटेड होती हैं, मैं जानता हूँ ऐसे ख़वातीन को जो उस बाज़ार से, जिन्होंने अपनी फैमिली की बड़ी टेक केयर की, और अपने जो मेल्स मेंबर हैं, भाई यानी और अब्बा, उनको बड़ा बिजनेस करवा दिया, और वो फिर नशे वशे में ये वो फलां नहीं, और बड़ा वो सर्वाइव किए। सर वो देखें, मैंने आपको पहले अर्ज़ किया कि वहाँ पे जजेस भी हुए हैं, वहाँ पे वकला भी हुए हैं, वहाँ पे बड़े बिजनेसमैन भी हुए हैं। मतलब ये फिर बात सही है जो कहा जाता है कि असी भी जज ही होने हैं। नहीं, देखें, आप एक बात क्यों नहीं देखते, हम उसको हीरा मंडी को देख रहे हैं तवाइफ की नज़र से, ठीक, हम उसको शेख साहब, जट साहब, शाह साहब, डोगर साहब, इनकी नज़र से क्यों नहीं देखते? वहाँ कोई गरीब का बच्चा नहीं है सर, किसी बहुत बड़े लेजेंड इंसान का बेटा है जिसने अपनी फील्ड के अंदर मार का आराई की है, पैसा कमाया तो वहाँ गया है। ठीक, बड़े बड़े बंदे तो काम ही नहीं, तो वो जीन्स तो उसके अंदर है ना। सही, हो सकता है किसी बहुत बड़े वकील का बेटा हो, ठीक, हो सकता है किसी बहुत बड़े मिनिस्टर का बेटा हो, सियासतदान का बेटा हो, हो सकता है किसी बहुत बड़े आर्टिस्ट का बेटा हो सकता है बहुत बड़े शाह जी का गद्दी नशीन का बेटा हो सकता है कोई अस्करी बच्चा हो, या खान भी बड़े ताल्लुकात रहे हैं। तो वो जो बच्चे हैं, फिर उनके अंदर वो अपने पेरेंट के जीन्स तो आएंगे ना सर। ठीक, तो वो आएंगे। हमारे कॉलेज में, एफसी कॉलेज यार, ये पहले दाद ले नहीं भाई कि इस टॉपिक पे हीरा मंडी पे बहुत से लोग बोले हैं
और मोहम्मद परवेज कलीम कलम तोड़ बोले हैं। क्या बात। लेकिन उसके बाद जो आप बोल रहे हैं, सर, इंसाफ का मंदिर है, ये भगवान का घर है। ताहिर सर मीर जो है ना सच्ची बात कहता है। हीरा मंडी का ये एस्पेक्ट जो है मैं नहीं समझता, अगर आपने कहीं बात डिस्कस की होगी सोशल मीडिया पे किसी भी प्लेटफॉर्म पे तो ये कंटेंट पैदा हुआ होगा। मैं ये समझता हूँ कि परवेज कलीम साहब के बाद आप बहुत ही यूजफुल और मुफीद और डिफरेंट बातें कर रहे हैं। सर प्लीज़। परवेज कलीम साहब बहुत बड़े आदमी हैं जी, हम तो उनके फ़ैन हैं। उन जैसा बोलना तो लिखना तो नहीं नसीब होता। परवेज कलीम साहब का मैं एक फ़िक्रा कहूँगा। मुझे याद है कि एक उन्होंने टेलीफिल्म बनाई थी, मेरे भाई छोटा बॉबी उनका बैकग्राउंड कर रहा था, तो मैं ऐसे बॉबी को मिलने चला गया, तो उसके 2 डायलॉग मैंने सुने तो मुझे आज तक नहीं भूले वो डायलॉग। वो एक तवाइफ के पास एक मर्द आता है, सारी ज़िंदगी आता रहता है, वो करैक्टर परवेज कलीम साहब ने खुद किया था। उसको एंड पे पूछती है, कहती कि बहुत से मर्द मेरे साथ सोए, चंद एक के साथ मैं भी सोई। हाय हाय हाय, वाह वाह वाह। लेकिन तुम मुझसे क्या चाहते थे मैं आज तक नहीं सोच सकी। वाह 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 परवेज साहब। परवेज साहब सलूट है आपको। दूसरा डायलॉग ये था कि वो कहते ही तवाइफ कहती कि जो जब एंड पे था ना, वो मतलब वो कहते कि मैं तुम्हें वो देने आया था कि जो तुम्हें किसी ने नहीं दिया। तो कहती वो क्या है, कहते वक्त आने पे बताऊंगा। जब वो तवाइफ की डेथ होती है तो कहते हैं कि इसका मर्द ही कोई नहीं है, कौन इसका जनाजा उठाएगा, इसका तो शोहर ही कोई नहीं, इसका तो बेटा ही कोई नहीं, इसका तो कोई है ही नहीं। तो वो परवेज कलीम साहब एंटर होते हैं, वो कहते हैं इसका मैं हूँ। वाह। वो कहते रिश्ता क्या है तुम्हारा, कहते तवाइफ से रिश्ता नहीं होता। वाह। तो उसको लेके चले जाते। मोहम्मद परवेज कलीम साहब ने प्रैक्टिकली साबित भी किया है बाज़ार हुस्न बना के। तो वो परवेज साहब पे वो खुद मीर टाकीज़ के जो हैं वो क्या रूह रवां हैं, और नईम भाई भी आज जुड़े हैं, ये सेशन चलेंगे। और हीरा मंडी को अब कंक्लूड अगर हम इस सेशन में करें तो उसमें बहुत अहम बातें आपने की। परवेज साहब का कहना है कि तवाइफ जो है बेवफाई की दुकान है, शोरूम है। आप क्या कहते हैं? सर तवाइफ बेवफाई की दुकान नहीं है, मैं इससे एग्री नहीं करता। बेवफा तो वो मर्द है जो अपने घर में अपनी बीवी, अपने बच्चे, अपनी फैमिली उसको छोड़ के और यहाँ तशरीफ़ लेके आता है, और आके वो तो दुकान खोल के बैठे हुए हैं ना। ठीक। एक बंदा जब दुकान खोल के बैठता है तो उसका मकसद ही होता है मैं अपनी प्रोडक्ट को बेचूंगा। ठीक। सेलमैन से आप ये नहीं कह सकते कि आपने 4 सूट क्यों बेच दिए और आपने बच्चे को क्यों 4 सूट दे दिए, इस खातून को 8 सूट क्यों दे दिए। उसका तो टारगेट है, उसने तो करना है। तो आप बिजनेस में जा रहे हैं और वहाँ पे आप उम्मीद करें वफा की, तो वो गलत बात है। अच्छा, एक नाम लिए बगैर मैं ये कहूँगा कि हमारी एक आर्टिस्ट ने कहा कि तवाइफ जो है वो क्रिएटिव होती है और वो तख्लीक कार होती है, और आम औरत से उसको बढ़ के एवेल्यूएट करना चाहिए। आप इसको किस एंगल से देखेंगे? सर तवाइफ वो है जो इतनी क्रिएटिव होती है कि जो अपने आंसू को खुशी का कहका बना के दूसरे की झोली में डाल देती है। वाह 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 वाह। अच्छा, मैं एक ऐसी तवाइफ को भी जानता हूँ, मतलब जो एक्सपेरिमेंट हुआ कि जिसने ज़िंदगी की तमाम तर कोशिश की ताहिर भाई जी कि मैं तवाइफ बन जाऊँ, लेकिन वो नहीं बन सकी। अच्छा। खूबसूरत भी थी, अच्छी भी थी, और हीरा मंडी से थी। हीरा मंडी से थी, उनकी वालदा हीरा मंडी से थी। उनका वालिद एक बहुत बड़ा जिम्मेदार था। उसने अगर वो बिज़नेस करना भी चाहा तो उसके पास ग्राहक ही नहीं आया। तो उसकी कंपार्टमेंट फिर किस सब्जेक्ट में आई? सर क्यों नहीं बन सकी वो हीरा तवाइफ? सर उसकी वालदा ने जो बात की वो मैं आपको बात बताता हूँ। उसने कहा कि एडे कोई शरीफ प्यो दी धी है, कहते मत्थे के उत्ते हराम ही नहीं लिखा। वाह 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 वाह। उनके अब्बा जी के बारे में उन्होंने ये कहा, यानी वो वहाँ पैदा हुई, उनके अब्बा कोई शरीफ होंगे जी, जिम्मेदार आदमी थे। हाँ, लेकिन काम तो उन्होंने दिखाया ना। वो सर उन्होंने काम दिखाया, लेकिन पता नहीं किस देखिए किस वो पॉइंट पे आके वो ऐसा हुआ या क्या हुआ, लेकिन क्या दुआ थी उस बंदे के पीछे
कि उस लड़की ने कहा कि मैं कोशिश कर कर के मर गई हूँ कि मैं किसी तरह, उससे होता ही नहीं था। खूबसूरत थी, यानी ये आ जाती है बात जीन्स की, आ जाती है जैसे आपने म्यूजिक सीखा नहीं है लेकिन आपके म्यूजिक जीन्स में है। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि इस व्लॉग का और इस नशिश का आखिरी सिलसिला सवाल कि आपको सब कॉन्टिनेंट में कौन सी एक्ट्रेस जो है तवाइफ बनी बहुत अच्छी लगी? मैं दो तरह का, एक है स्टाइलाइज सिनेमा, एक वो है पाकीज़ा कमाल अमरोही और हसन तारक, एक ये स्टाइलाइज था जो थोड़ा इनलार्ज किया गया हुआ था, जो बंसाली ने भी कैरी किया है। एक है रियल तवाइफ जो है वो कहीं दिखाई गई है उधर सरहद के उस पार या इधर। एक तो मंडी थी ना, वो खैर तवाइफ नहीं थी, वो तो प्रोस्टिट्यूट थी, जिसमें शबाना आजमी भी है, श्याम बेनीगल की वो फिल्म है ना, वो गुलाम अब्बास साहब के नावल से शायद वो मासूम है फिल्म। तो वो मुझे बताएं उस अदाकारा का स्टाइलाइज। तो मीना कुमारी ने बहुत अच्छा किया, हमारे रानी बेगम ने बहुत अच्छा किया। हमारे यहाँ तवाइफ की लाइफ को और प्रोस्टिट्यूशन को मिक्स कर दिया जाता है, मिक्स किया है। और संजय लीला बंसाली ने भी किया, ये पिछली फिल्म थी जो हाँ गंगूबाई। तो ये मिक्स है, ये यानी मुगन्निया तवाइफ गाने वाली और जो प्रोस्टिट्यूट है वो उसको मिक्स कर दिया। मैं आपको इसकी कंक्लूजन पे एक बात बताता हूं, एक वाकया मुझे जो याद आ गया, वो सुनाए। हीरा मंडी के अंदर रात को 11 साढ़े 11 बजे मैंने उसी रात जो मैंने आपको बताया था कि मैं सालन लेने गया था, तो मुझे याद आ गया एक खातून इतना बड़ा कुरान पाक खोल के उसी बाज़ार में ग्राउंड फ्लोर पे अपनी बालकनी में बैठी हुई तलावत फरमा रही थी। वाह। और बुजुर्ग खातून, और मेरे लिए वो शौक़ था, मैं उनको देखा कि ये और ये बिल्कुल उसके अकब में जहाँ पे नादरा फिल्म स्टार नादरा का वो ऑफिस था उसके बिल्कुल अकब में जी। तो वो खातून रात को वहाँ बैठ के कुरान पाक पढ़ रही थी। तो मैं गुज़रा, तो मैंने जब किसी एक आध दिन बाद दिन को पूछा जाके, तो पता चला कि उनका बेटा मास्टर है और ये कुरान पाक पढ़ाती हैं वहाँ पे। अच्छा जी। अच्छा। और ये रात को वहाँ पे बाज़ार के टाइम पे कुरान पाक लेके बैठी होती है, पढ़ रही होती है। अब आप क्या कहेंगे? और वो उसी फैमिली से, वो कहते हैं इन्हीं जीन्स में से आए वो। ठीक है, वो उनको ये कहना कि वो सुपर नेचुरल कि ह्यूमन बीइंग यानी वो कुछ अलहदा इंसान है, उनका एक बिजनेस है जो सोसाइटी में और वक्त ने और इत्तेफाक ने, अब कौन सा दुनिया का बच्चा है जो अपनी मर्जी से पैदा होता है ना, कि जी मैंने उधर पैदा होना है या मैंने फलां पैदा होना है, मियाँ मनशे के घर पैदा होना है या मियाँ मुद्दे के घर पैदा होना है ना, ये तो चॉइस नहीं है, ये उसके बाद कंडक्ट है को कोई कहाँ पैदा होके उसमें, जैसे प्रोफेसर साहब इकबाल साहब ने अपना जो है एक पॉजिटिव सोसाइटी से अपना मुकाम छीना और अपना वो मुकाम पैदा ताहिर भाई, मैं आपसे एक अर्ज करूँ कि मेरा बड़ा स्ट्रॉन्ग बिलीव है जी। मैं क्लास 1 से लेके आज तक बिज़नेस में भी जो शख्स मुझे जानता है ना, वो ये मेरे बारे में ये जानता है कि ये एक म्यूज़िक डायरेक्टर का बेटा है। ठीक। इसका ताल्लुक़ एक म्यूज़िक फैमिली से है और मैंने ना तो अपने नाम के साथ सैयद लगाया, ना शाह लगाया, ना शेख लगाया, ना कोई इस तरह की करैक्टर की। और आप इसलिए भी बड़े आदमी हैं कि आप वो बात भी बता रहे हैं कि मैं छोटे में मेरे ताया की वहाँ सब्जी की दुकान थी यार, आप तो प्रॉपर बड़े आदमी हैं भाई। उसके बाद मैं आपको अर्ज करूं कि मेरा ये बिलीव है कि कुदरत ने हम अपनी मिसाल दें ना, हम एक मक्खन लेकर आएँ और एक साबुन लेकर आएँ जी। हम साबुन को रखेंगे वॉशरूम में, मक्खन को रखेंगे फ्रीज़र में। ठीक है। क्या कभी हमने मक्खन वॉशरूम में रखा या साबुन को फ्रिज में रखा? नहीं रखा। मेरा ख्याल है नहीं, बिल्कुल नहीं, कभी नहीं। हमें इतनी सेंस है जी। तो जो बनाने वाला है उसको नहीं पता कि नईम वज़ीर अगर पैदा किया तो उसको मैंने कहाँ रखना है, ठीक। ताहिर सरवर मीर को पैदा किया तो उसको कहाँ रखना है, और मैं उस पर इनकारी हो जाऊँ, मेरी ग्रोथ ही वहाँ पे लिखी हुई है। सही। मक्खन की लाइफ ही तब है कि उसको फ्रीज़र में रख दिया तो वो सही रहेगा। अगर मक्खन कहे कि नहीं जी मैं तो फ्रीज ज़्यादा गई नहीं, मैं तो वाशरूम में रखो, तबाह हो जाएगा। ये देखा है कि नईम वज़ीर भाई कितने दानिश्वर और कितने इंटेलेक्चुअल, और हीरा मंडी का जो एस्पेक्ट्स और जो एंगल इन्होंने दिखाए हैं वो मैं बड़ा हैरान भी हुआ हूँ, खुश भी हुआ हूँ। और